स्टूडेंट्स 13.3 के बाद चैप्टर चेकअप जिसमें ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स और कुछ लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर चेकअप से पहले जो 13.3 था इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन था बनाने के लिए जो आपको इसके पहले वाले क्लास में हम बता चुके थे। जैसे एक पॉइंट Z लाइज एबव द लाइन AB, एक AB लाइन ड्रॉ करना है और उस पर Z एक पॉइंट है और उसी Z पॉइंट पर ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ऑन AB फ्रॉम Z और Z से है ना परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है क्योंकि Z जो है वो उस लाइन के ऊपर है और उस डिस्टेंस को AB से कितना डिस्टेंस है उसको मेजरमेंट करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके थे। अब आज जो है चैप्टर चेकअप में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको हम पहले बताते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में पहला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ सर्किल इज 3.5 सेंटीमीटर। यानी ए का जो पहला क्वेश्चन है वह कहता है कि रेडियस ऑफ सर्किल दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको डायमीटर बताना है। तो डायमीटर का फॉर्मूला आप जानते हो, डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस, यानी 2 इंटू 3.5 कर देते हैं। तो 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी डायमीटर कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन में आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है बी नंबर, तो आप बी में टिक लगा लोगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू इट्स। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? तो डेफिनेशन में हम लोग पढ़े थे कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर को ही लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहते हैं। और एक चीज और हम आपको बताए थे कि व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। आंसर आया था डायमीटर। या ये भी चीज बताए थे कि व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ डायमीटर, तो हम कहे थे लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो इस दोनों ही टर्म यहाँ टैली कर रहा है, इसलिए सेकंड नंबर में 2 नंबर में आंसर आपका क्या होगा? डायमीटर होगा, है ना। तो 2 नंबर का जो आंसर होगा वो डायमीटर होगा। क्लियर। अब 3 नंबर में आइए। 3 नंबर में आया है द सिंबल डैश मीन्स परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डालने के लिए मेरे पास एक सिंबल आता है। आप सिंबल इसको देखते हो, आप सिंबल इसको देखते हो, आप सिंबल इसको देखते हो, आप सिंबल इसको भी देखते हो और एक सिंबल आता है ऐसे और ऐसे। तो ये जो हुआ आपका परपेंडिकुलर का सिंबल हुआ। तो बुक में आपका दिया हुआ है परपेंडिकुलर का सिंबल है, पैरेललोग्राम का सिंबल है, डी है और परसेंट का सिंबल है। तो इसमें जो पहला 3 नंबर का जो पहला ऑप्शन है ए, जो इस टाइप का है, यही आपका कौन सिंबल हुआ? तो परपेंडिकुलर का सिंबल हुआ। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन एक देते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द। कॉमन इनिशियल पॉइंट्स इज कॉल्ड द ऑफ द एंगल। यानी एंगल कब ड्रॉ होता है आप देखिएगा। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले 2 दिन पहले आपको बताए थे, एक ये लाइन सेगमेंट है और एक ये लाइन सेगमेंट है। तो ये दोनों लाइन एक जगह मिलता है, तो ये जो पॉइंट हुआ वह कॉमन पॉइंट हुआ। कौन पॉइंट हुआ? कॉमन पॉइंट हुआ। ठीक है। अब इस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? अभी बताए थे आपको कि अंदर वाले पर्सन को एंगल कहते हैं। अंदर वाले पर्सन को क्या कहते हैं? एंगल। और बाहर से जो जाता है वो वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, ये कह रहा है क्वेश्चन द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द डैश ऑफ एंगल।
तो आप ऑप्शन में देखिएगा, आर्क हो नहीं सकता, आर्म हो नहीं सकता, नन ऑफ दिस होगा नहीं, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा बी, वर्टेक्स, जो आपके लिए करेक्ट है। तो आंसर क्या हुआ? वर्टेक्स। तो यही 4 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव। देखिए, आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चैप्टर को डीपली पढ़ना पड़ेगा। जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, चैप्टर को डीपली पढ़ते हैं और अपने से पढ़ाई करते हैं, अपने से बनाते हैं, तो उनका कुछ अलग ही इमेज होता है और भविष्य उनका अलग उज्जवल होता है। तो इस तरह से आप अपने से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब आइए नीचे बी नंबर में, चूज वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। ए बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स ए लाइन इनटू 3 पार्ट्स। कहता है ए बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक एंगल को जब बाइसेक्ट किया जाता है तो बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में। जैसे ये आपका एंगल है, देख रहे हैं, और इसको हम बाइसेक्टर करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करेंगे तो ऐसे करेंगे, तो जब बाइसेक्ट करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल, 2 एंगल होगा। बाइसेक्ट का मीनिंग ही होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो 2 एंगल होगा, तो यहाँ पर ए बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स ए लाइन इनटू 3 पार्ट्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अब आइए, परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉ एट द डिफरेंट पोजीशन ऑन द सेम लाइन। अगर एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर करते हैं तो क्या होता है? करेक्ट है। ए कमाज हैज 2 आर्म्स, 2 आर्म्स के बीच में कॉमा लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी करेक्ट है। ए लाइन इज ड्रॉ बाय 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से लाइन को ड्रॉ करते हैं। 2 पॉइंट जब मिलेंगे तब 2 पॉइंट्स मिलेंगे तभी एक लाइन होगा। ठीक है। लाइन सेगमेंट कहता है एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज राइट एंगल, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री वाला जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, करेक्ट होगा। अब 2 एक्यूट एंगल्स मेक अप 1 स्ट्रेट एंगल। 2 एक्यूट एंगल, 2 एक्यूट एंगल कैसे स्ट्रेट एंगल को हो सकता है? 2 एक्यूट एंगल, यहां पर देखिएगा, यह गलत है, रॉन्ग है। जैसे मान लीजिए कि ये स्ट्रेट है, ठीक है, और यहां पर 2 ठो राइट एंगल होगा, ये 2 राइट एंगल होगा, तब स्ट्रेट एंगल होगा। अगर 2 राइट नहीं होगा तो स्ट्रेट एंगल नहीं होगा, तो एक्यूट हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि एक्यूट का जो मेजरमेंट है वह 90 डिग्री से बिलो है। तो जब 90 डिग्री से बिलो होगा तो चाहे कितना भी क्यों ना हो, अगर 2 एक्यूट एंगल हम ऐड करते हैं तो 180 डिग्री कभी हो नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, और 90-90 जोड़ते हैं तो 180 हो सकता है, इसलिए इट इज ए रॉन्ग। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ए और बी। अब नीचे आइए, सी नंबर में ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट यूजिंग रूलर एंड पेंसिल। ये आपको रूलर और पेंसिल के माध्यम से एक लाइन सेगमेंट, है ना, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। 7.2 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, तो ये ऊपर ही आपको बता दिया गया है कि आप इसको कर सकते हैं। अब डी नंबर में ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट यूजिंग ए कंपास। कंपास का यूज करना है, तो कंपास वाला भी बता दिए कि स्केल को पहले स्केल पर मेजरमेंट कर दो, है ना। अब लाइन ड्रॉ कर दो कॉपी पर और स्केल पर कंपास रख करके उसका मेजरमेंट कर लो। जैसे 9.1 करना है तो 9.1 करके और कंपास वाले जो पॉइंट है कॉपी पर उसको कट कर डालो, आपका बन जाएगा। ठीक है। अब सर्किल ड्रॉ करना है तो रेडियस दिया हुआ है 4.3 सेंटीमीटर, आप रेडियस ले करके और कंपास से सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चैप्टर चेकअप में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप घर पे इसको कंप्लीट कर लोगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 6। आप लोगों का आज SST में लेसन 6 है ज्योग्राफी का। इंडिया आवर मदरलैंड, भारत
हमारी मातृभूमि। ठीक है, उसके कुछ टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं। पूरा चैप्टर तो कितनी बार पढ़ाया ही गया है, कुछ टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आज के 2 टॉपिक ले लेते हैं, कोस्टल प्लेन और आइलैंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कोस्टल प्लेन, यानी कि तटीय मैदान या समतल भूमि कहा जाए, जो सिंपल सा बात है कि किनारे होता है, बैंक के होता है, यानी कि सी के बैंक के आसपास, रिवर के बैंक के आसपास, यानी कि किनारे साइड जो समतल जमीन होती है। द कोस्टल प्लेन्स लाई टू द वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। अगर बात किया जाए बाबू, तो पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र के दोनों क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। द प्लेन इन द वेस्ट इज रेदर नैरो एक्सपेक्टेड इन गुजरात। गुजरात की तरफ देखा जाए तो ये थोड़ा सा सक्रिय हो जाते हैं, ना कि थोड़े पतले हो जाते हैं। साउथ ऑफ गुजरात दिस प्लेन इज कॉल्ड कोनकर कोस्ट। अगर बात किया जाए दक्षिण में गुजरात के, तो वहाँ पे इसे कोनकन कोस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, और साउथ में अगर और चला जाए तो मालाबारा कोस्ट के नाम से हम इसे जानते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन विथ मेनी लार्ज फर्टाइल डेल्टा इट मच बॉर्डर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अगर बात की जाए पश्चिमी क्षेत्रों में, तो ये बहुत ही फर्टाइल है, यानी कि उपजाऊ है, और अगर बात की जाए वेस्टर्न से, तो ये काफ़ी ज़्यादा चौड़े हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द प्लेन इज ऑफ्टन रिफरेड टू एज द नॉर्थर्न सर्कस वाइल द साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड द क्रोमोंडिकल कोस्टेस। ठीक है, ये नॉर्दर्न पार्ट से लेकर नॉर्दर्न साइरस तक फैले हुए हैं और पूर्ण रूप से ये बिखरे हुए हैं। अगर बात किया जाए आइलैंड की, हम लोग बात करते हैं, द्वीप या टापू भी बोलते हैं। देयर आर 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड विच आर पार्ट ऑफ इंडिया। मेनली ये 2 प्रकार के ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ठीक है, वन इन अरबियन सी एंड अदर इन बे ऑफ बंगाल, जो एक अरब सागर में है और दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी में है। द लक्षद्वीप इन द अरबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। लक्षद्वीप जो है वो सागर तटीय क्षेत्र है केरला का। आर ए ग्रुप ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, जो छोटे छोटे द्वीप से मिलकर बना हुआ है। मेनी ऑफ देम आर अनहिबिटेड, ज़्यादातर जो हैं वो अनहिबिटेड हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड। और अगर इसके अलावा बात किया जाए तो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में है। यहाँ पे लगभग 550 आइलैंड हैं के ग्रुप मिलकर इनको बनाते हैं। दीज आइलैंड्स आर एक्चुअली द पीक ऑफ द सबमर्गेड वोल्केनिक माउंटेन्स। जनरली कर देखा जाए तो कुछ ऐसे वोल्केनिक यानी कि एरप्शन जो हुए थे जो पूर्ण रूप से शांत हो गया, उसी पर ज़्यादातर हैं। दे इंक्लूड द बैरन आइलैंड, इस पर कोई भी उपजाऊ चीज़ नहीं है। द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। द मेजर फिजिकल यूनिट ऑफ इंडिया गिव इट टू यूनिक जोग्राफिकल आइडेंटिटी। ये भारत के लिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हमें एक पहचान देते हैं। इकोनॉमिकली, अर्थव्यवस्था के हिसाब से, फिजिकल यूनिट के हिसाब से भी हमें हेल्प करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेस एंड द कोस्टल प्लेन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एग्रीकल्चर। बात किया जाए तो नॉर्दर्न प्लेन इसमें और कोस्टल प्लेन जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। दे प्रोवाइड द कंट्री विथ फूड एंड रॉ मटेरियल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रीज। ये भोजन, कच्चे माल हमारे देश को प्रदान करते हैं इंडस्ट्री के लिए। The Peninsula Plateau in each is rich in mineral and contributes significance to the country's industrial development। और यहाँ पे पेनिजुला प्लेटू जो है, प्रायद्वीपीय पठार जो हैं वो हमारे लिए और भी ज़्यादा उपयोगी हैं। ठीक है, तो आज का इतना ही टॉपिक रहेगा, कल के वीडियो में हम लोग और बात करेंगे। थैंक यू।